हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। पिछले क्लास में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये डी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे जनरल इनके कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम आज का पहला टॉपिक होगा वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से अधिक होता है। ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ओके, तो वेरिएबल वैलेंसी के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाएगा वेरिएबल वैलेंसी के बारे में लिखने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो आप लिखेंगे ओके, दीज शो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू participation of D as well as S electrons in bond formation। तो D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ साथ S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं और इसीलिए ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ना कुछ हम लोग देखेंगे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाए गए ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम ये दर्शाता है +2 और +3। ठीक है, टाइटेनियम दर्शाता है +2 +3 +4। ओके, वनेडियम दर्शाता है +2 +3 +4 +5। क्रोमियम दर्शाता है +1 +2 +3 +4 +6। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इतना सारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, भिन्न भिन्न यौगिकों में होता है ना। इसे पोटाशियम, ओके, पोटाशियम पर मैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड लेंगे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ओके, ऐसा ही मैंगनीज के बाद आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5। इतना ही नहीं, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाता है। ओके, आयरन के बाद कोबाल्ट का होता है +2 +3 +4 +5। ओके, कोबाल्ट के बाद है निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4। ओके, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होता है। ओके, और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +2 होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं होता है।
और शायद इसीलिए भी इसको ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरा होता है। ओके, सो दीज metals, these transition metals or d block elements show variable oxidation states। ओके, ये हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे आयोनिक राइडी। ओके, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि है ना कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो इनके केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आयोनिक राइडी डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and why? This is due to this is because with increase in atomic number, nuclear effective charge increases। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होते जाएगी। ओके, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस विच पुल्स द outermost electrons या valence electrons, ओके, with a greater force, और इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनिक रेडियस घटता है। ठीक है, आयोनिक रेडियस घटता है। ओके, तो जैसे आप जानते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर इन वृत्ताकार पथों पर न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। तो ऐसा में क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये जो न्यूक्लियस है ये अधिक फोर्स के साथ अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये संकुचित हो जाएगा, ये अंदर की तरफ खींचा जाएगा। इससे क्या होगा, आयोनिक रेडियस घट जाएगा। ओके, ठीक। अब ग्रुप में क्या होता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आयोनिक राइडी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए शेल्स जुड़ते जाते हैं। ठीक है, नए शेल्स जुड़ते जाते हैं। मान लिया कि ये है ना फर्स्ट मेंबर का, किसी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का, है ना, जिसमें मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें 2 शेल है। इसके नीचे वाला में क्या होगा, इसके नीचे वाला में हो जाएगा 3 शेल हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब आयोनिक रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, तो आयोनिक रेडियस में लिखना कि द आयोनिक राइडी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and this is because with increase in atomic number, effective nuclear charge increases, which pulls the valence electrons to itself or towards the nucleus with a greater force. Okay, ionic radii increases down the group due to the addition of new shells. Okay, ठीक है। अब आगे अगला हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पूछा जाता है कि क्यों एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज वेरी हाई। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो एनर्जी जो
एलिमेंट को एटम में तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो यहाँ पर लिख देना कि द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज वेरी हाई ड्यू टू the presence of strong metallic bonds, क्योंकि ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसीलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत अधिक होता है। ओके, इतना काफ़ी है, एक नंबर के लिए पूछा जाता है तो लिख देना इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं चौथा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होता है इन एलिमेंट्स को आयंस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और चूंकि ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स आयंस में बदलते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और इसीलिए इनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी मेटल में नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बहुत अधिक होता है ना। दीज हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होगा तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा जो इलेक्ट्रॉन को अधिक फोर्स के साथ अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, है ना, इसको तोड़ेंगे तभी ना इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसीलिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वेरी हाई होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखना द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज वेरी हाई due to smaller atomic size and greater effective nuclear charge which pulls the valence electrons towards the nucleus with a greater force। तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसीलिए इनका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हाई होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हो गया। अब आगे हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। ओके, मेटालिक कैरेक्टर। तो जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं इसका मतलब ओके, दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स होते हैं। इसका मतलब होगा कि ये हार्ड होते हैं, ये मलेबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ओके, दीज आर मलेएबल। ठीक है, ओके, मलेएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्ध्यता। मलेएबल का अर्थ है, का मतलब है कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये पतले चादरों में बदले जा सकते हैं। The property of metals by virtue of which they can be converted into thin sheets is known as malleability. These are malleable, ductile को हिंदी में बोलते हैं तन्यता, है ना, धातु का वह गुण जिसके कारण इनसे
पतले तार खींचे जा सकते हैं, उसको कहा जाता है डक्टिलिटी, डक्टाइल। ओके, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ओके, दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे अधिक डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, सोना होता है सबसे अधिक तन्य धातु। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ओके, मलेएबल, आघातवर्ध्य ना, सोना बहुत आघातवर्ध्य होता है। ओके, ठीक है। तो सिंस दीज आर मेटल्स, दीज आर हार्ड, ठीक है, हार्ड, मलेएबल, डक्टाइल एंड हैव हाई एमपी एंड बीपी। ओके, अब जिस प्रकार ये मेटल्स है, इसका मतलब क्या होगा? दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। These are good conductors of electricity. Why? Due to the presence of free electrons या mobile electrons, mobile electrons, mobile electrons which are free to move in vacant d orbitals। ओके, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे आराम से मूव कर सकते हैं, और इसीलिए दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और आप जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है सिल्वर। ओके, सिल्वर। ओके, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर में इतना लिखना। ओके, ठीक। तो इसमें और एक पूछता है छोटा सवाल में, कोइनेज मेटल्स, है ना, व्हाट आर कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल्स होता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको बोलते हैं कोइनेज मेटल्स, क्योंकि इन्हीं से कोइंस बनाए जाते थे। ओके, आजकल कोइंस उतना नहीं बनता है। ओके, बहुत कम बनता है, बनाया भी जाता है तो लोग उसे शो के लिए रखते हैं। ओके, सो दीज आर कोइनेज मेटल्स। ठीक है, अगला आज का लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये हो जाएगा 7वां पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये पारामैग्नेटिक होते हैं। ओके, पारामैग्नेटिक। जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो पारामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, ये सब के बारे में हम फिजिक्स में और डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो पारामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिक, ओके, पारामैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पारामैग्नेटिक होगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। ओके, सो तो यहाँ पर लिख देना कि दीज मेटल्स आर paramagnetic, paramagnetic, okay, due to the presence of unpaired electrons, due to the presence of unpaired electrons. Okay, the spin only magnetic moment
of these elements या these metals is given by mu equal to square root of n into n plus 2, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, Bm है बोर मैग्नेटॉन, उसका यूनिट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक सवाल हल करते हैं, एक सवाल आप खुद हल करेंगे। ओके, जैसे मान लिया सवाल रहता है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मान लिया पूछता है Cu2 प्लस। तो सबसे पहले तो हमको ज्ञात करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके, कल भी मैं पिछले क्लास में बताया था कि कॉपर और क्रोमियम के केस में 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3d4s1, 18 और 1 19, 19 और 10 29। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब Cu2 प्लस का क्या होगा, Cu2 प्लस होगा Ar 3d9। तो अब कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर आपको लागू करना होगा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कहता है कि एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर वितरित कर लेंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन वितरित कर लेंगे, 5 हो गया, तो ये हो गया 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन और ये 9th इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये दिखाता है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1, देयरफॉर mu equal to square root of n into n plus 2, this is equal to square root of 1 into 1 plus 2, this is equal to square root of 3, this is equal to 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो ऐसे आंसर बनाना। तो ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ गलत हो गया तो ये, ठीक है, यहाँ गलत हो गया तो इधर भी गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से आप वितरित कर लेंगे। सबसे पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तो हमको 9 इलेक्ट्रॉन को वितरित करना था। ओके, ये स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, स्पिन ऑपोजिट दोनों एक ही तरफ हो गया है ना, स्पिन होता है इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, इसलिए प्लस हाफ स्पिन के लिए हाफ एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, माइनस हाफ के लिए हाफ एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ वितरित किया, 5 हो गया, ये 6वां, 7वां, 8वां और ये 9th इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे ही आप हल कर लीजिएगा। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है, Fe2 प्लस का आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। पहले Fe का लिखना, Fe एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। तो Fe2 प्लस बनेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को वितरित करना,
फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर इस फॉर्मूला को लगा करके आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद और भी यहाँ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी हैं, है ना। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, है ना। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सब पढ़ना बाकी है। फिर इनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में होता है, क्यों होता है, ये सभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।